वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कर में। भी लेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, सदोटी के और इस अध्याय का जो है ना, इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पहले ही अवेलेबल करा दिया गया, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। सदोटी फर्स्ट ऑफ ऑल अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? आंसर, खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1920 में शुरू हुआ था। दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे, परंतु विश्व युद्ध में इंग्लैंड द्वारा तुर्की को पराजित करने के बाद खलीफा के पद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था। सवाल नंबर 2, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भारतीय राष्ट्रवादियों के क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1919 ईस्वी को सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया और इस कमेटी के सिफारिश पर एक कानून बनाया गया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून में नो अपील, नो वकील तथा नो दलील का प्रावधान था। इस कानून को उस समय काला कानून भी कहा गया था। साथियों, यदि आप चाह रहे हैं साथियों वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे तो साथियों वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। सवाल नंबर 3, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? उत्तर, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नमक कानून को भंग करना था। दांडी यात्रा के तहत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करके 24 दिनों में लगभग 372 किलोमीटर की दूरी तय की थी तथा दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए थे। सवाल नंबर 4, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद अंग्रेजी सरकार को महात्मा गांधी के मांगों के आगे झुकना पड़ा तथा अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार हो गई। इसी संदर्भ में 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर, चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा नील की खेती के विरोध में शुरू किया गया था। भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था जिसके आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। बिहार के चंपारण में नील्हों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, जिसके लिए तिनकठिया प्रणाली भी अपनाई गई थी। सवाल नंबर 6, मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मेरठ षड्यंत्र केस मार्च 1929 में घटित एक विवादास्पद मामला था जिसके तहत 31 नेताओं को गिरफ्तार कर मेरठ लाया गया था तथा लगभग 4 सालों तक उन पर केस चलाया गया। इन लोगों पर आरोप था कि यह अंग्रेजी सरकार को भारत के प्रभुसत्ता से हटाने का प्रयास कर रहे थे। इस षड्यंत्र द्वारा मजदूर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा था। सवाल नंबर 7, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखे। उत्तर, जतरा भगत ताना भगत आंदोलन का नेता था। छोटा नागपुर के उरांव आदिवासियों ने 1914 से 1920 तक अहिंसक आंदोलन चलाया जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया तथा मांस, मदिरा एवं आदिवासी नृत्य से दूर रहने की सलाह दी गई। सवाल नंबर 8, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? उत्तर, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय के सहयोग से किया गया था। इसका उद्देश्य कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए तथा किसानों एवं मजदूरों की मांगों का समर्थन करने के लिए किया गया था। साथियों, ठीक है, अब साथियों आपके लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लघु का फर्स्ट सवाल, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? उत्तर, रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने आम लोगों से अपील किया कि वे आंदोलन में भारी संख्या में हिस्सा लें।
गांधी जी के आह्वान पर लोग सरकारी पदों का बहिष्कार करने लगे, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ने लगा तथा शिक्षक अंग्रेजी सरकार के शिक्षण संस्थानों में जाना बंद कर दिए। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया। यह पहला आंदोलन था जिसमें आम लोग इतनी भारी संख्या में भाग लिया, अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। सवाल नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी, मजदूर एवं शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन अशिक्षित लोगों की भागीदारी थी। पॉइंट नंबर 2, इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का राजनीतिकरण किया, जिससे समाज में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं फैली। पॉइंट नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। पॉइंट नंबर 4, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के साथ समानता के आधार पर बातचीत की। पॉइंट नंबर 5, इस आंदोलन का मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। सवाल नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना की जड़ में देश में फैल रही राष्ट्रवाद की भावना थी। कांग्रेस के गठन के समय इस पार्टी का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ना ही नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना या गठन का मुख्य उद्देश्य देश के बुद्धिमान लोगों को एक साथ एक मंच पर लाना था, ताकि देश के लोगों के लिए नीतियों के निर्माण में मदद ली जा सके। सवाल नंबर 4, बिहार के किसान आंदोलनों पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, 1920 के दशक में किसानों ने अपने को वर्गीय संगठन द्वारा राजनीतिक दल के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया था। इसके पीछे किसानों के प्रति कांग्रेस की उदासीन नीति तथा साम्यवादी वामपंथियों द्वारा किसानों में वर्गीय चेतना उत्पन्न करने के कारण किसान सभा का गठन हुआ। 1920 के प्रारंभिक दशक में बिहार, बंगाल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा का गठन किया था। बिहार में 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई, जिससे अधिक शक्तिशाली एवं व्यापक आधार 1928 के बाद प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 5, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ अपना शासन होता है। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के प्रयासों से हुआ था। इस पार्टी का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग नहीं थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी की ही बी टीम थी। इस पार्टी का उद्देश्य भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करना था। साथियों, ठीक है, अब अध्याय 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस, द्वितीय प्रश्न। दीर्घ का फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 अपने समय का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा महायुद्ध था। यह विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम विश्व युद्ध यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। यह युद्ध 2 गुटों के बीच लड़ा गया था, जिसके एक गुट में फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस और दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा इटली शामिल थी। अमेरिका 1917 ईस्वी के बाद मित्र राष्ट्रों का सहयोगी बना। प्रथम विश्व युद्ध का भारत के साथ अंतर संबंध यही था कि उस समय भारत इंग्लैंड का एक सबसे बड़ा उपनिवेश हुआ करता था। यहाँ से अंग्रेज कच्चे माल ले जाया करते थे तथा तैयार माल को पुनः यहीं बेचा जाता था। इस प्रकार धीरे धीरे भारत के उद्योग धंधे समाप्त होते गए तथा ब्रिटिश साम्राज्य फलता फूलता गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना प्रत्यक्ष रूप से भारत की ओर से नहीं लड़ रही थी, बल्कि ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण भारतीय सेना प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का साथ देती रही। सवाल नंबर 2, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। उत्तर, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था।
प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो एक बार फिर से, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था जो 1920 से 22 तक चला। इसके मुख्य 3 कारण थे। पहला, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, पंजाब में सरकार की बराबर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। और तीसरा, स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए बिंदवसात्मक कार्य किया गया, जिसके तहत पद छोड़ना और उपाधियों को लौटाना था। दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत रचनात्मक कार्यों को किया गया। इसके तहत न्यायालय की स्थापना पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना, स्वदेशी को अपनाना इत्यादि शामिल किया गया था। असहयोग आंदोलन अपने समय का सबसे बड़ा जन आंदोलन था जो काफ़ी तेज़ी से संपूर्ण देश में फैल रहा था। 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का घोषणा किया। इस घटना के लिए अंग्रेजी सरकार ने पूर्ण रूप से महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया तथा उनको 6 साल की सजा सुनाई गई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो गया। सवाल नंबर 3, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। तो सवाल नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा सन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से शुरू किया था। इस आंदोलन के कई कारण थे जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, साइमन कमीशन। सन 1919 ईस्वी को एक एक्ट पारित करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया था कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु समय से पहले ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी जो 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस कारण पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। यह आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बना। साथियों ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना है। सारे पॉइंट्स को आपको इनका व्याख्या भी करना है क्योंकि यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 2, नेहरू रिपोर्ट। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड हैंड ने व्यंग्य कसा कि भारतीयों को आज़ादी तो चाहिए परंतु ये लोग अपने लिए ऐसे संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं जो सभी लोगों को मान्य हो। इस घटना को मोतीलाल नेहरू ने चुनौती के रूप में लिया और समय से पूर्व संविधान तैयार कर प्रस्तुत किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 3, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। सन 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई, भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति गुस्से का माहौल बना, जिससे गांधी जी को शांतिपूर्ण ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि सन 1930 ईस्वी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक नहीं बल्कि कई कारण थे। साम्राज्यवाद का बढ़ता प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार, पूर्ण स्वराज की मांग तथा गांधी जी का समझौतावादी रुख सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों में शामिल था। सवाल नंबर 4, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। उत्तर, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने मजदूर वर्ग के हितों को शक्तिशाली पूंजीपतियों से रक्षा करने के लिए कानून बनाने की वकालत शुरू कर दी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव मजदूर आंदोलन पर पड़ा तथा इसका संदेश पूरे भारत में फैला। इसमें अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन प्रमुख था। 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली। अहमदाबाद में पहले से ही श्रमिकों की कमी थी। प्लेग फैलने के बाद अधिकांश श्रमिक शहर छोड़कर गांव जाने लगे। श्रमिकों को शहर में रुकने के लिए मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देने की घोषणा की जो साधारण मजदूरी का 50% होता था, लेकिन महामारी खत्म होते ही बोनस देना बंद कर दिया गया जिसका श्रमिकों ने विरोध किया। गांधी जी को भी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला। गांधी जी ने श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच मध्यस्थता बोर्ड द्वारा समझौता करने का प्रयास किया, परंतु मिल मालिक मध्यस्थता पर राजी नहीं हुए।
और मिल में तालाबंदी की घोषणा कर दी। गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों के 50% के स्थान पर 35% मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग करने की सलाह दी। साथ ही यह भी कहा कि जब तक उनकी मजदूरी में 35% की वृद्धि नहीं होती तब तक वह शांतिपूर्ण सत्याग्रह करते रहेंगे और गांधी जी भूख हड़ताल पर चले गए। अंततः मिल मालिकों ने गांधी जी के प्रस्ताव को मानते हुए मजदूरों के पक्ष में 35% मजदूरी वृद्धि का निर्णय लिया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ और सफल रहा। तो सवाल नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सच्चाई के रास्तों पर चलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके आगे अंग्रेज भाग खड़े हुए। आज उन्हीं के प्रयासों से हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन भारत एवं भारतवासियों के लिए न्यौछावर कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका अत्यंत सशक्त एवं महत्वपूर्ण रही। गांधी जी को हर विचारधारा व हर वर्ग की आलोचना मिलने के बावजूद उन्होंने जननायक बन राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया और महात्मा बनकर उभरे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंपारण सत्याग्रह 1917 से लेकर 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन से लेकर सन 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन तक, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर देश को आज़ादी दिलाने तक में गांधी जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधी जी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। सवाल नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें साथियों। ठीक है, और ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर, वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में साम्यवादी और साम्राज्यवादी विचारधाराएं फैलने लगी। इन विचारों से जुड़े लोगों में श्रीपद, अमृत टांगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, मौलवी बरकत उल्लाह प्रमुख थे। इन्होंने अपने पत्रों के द्वारा साम्यवादी विचारों का प्रसार किया। असहयोग आंदोलन के समय भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये लोग अपने विचारों का प्रसार करते रहे। इन लोगों ने उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी अपना संबंध स्थापित किया। यही कारण था कि असहयोग आंदोलन के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन करना शुरू किया। पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23, कानपुर षड्यंत्र केस 1924, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 के द्वारा 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। आगे चलकर साम्यवादियों, वामपंथियों को कांग्रेस का समर्थन भी मिला, क्योंकि सरकार द्वारा चलाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेस ने पारित होने नहीं दिया। यह कानून साम्यवादियों के विरोध में था। दिसंबर 1925 में सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। मजदूर संघों के गठन के बाद 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इस तरह वामपंथ का प्रभाव मजदूर संघों पर बढ़ने लगा। इन सब में जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण इत्यादि लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सदु ठीक है सदु, तो ये रहा आपका अध्याय 4। सदु आई होप सदु ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।